इतिहास के अंतर्गत जब मध्य प्रदेश का अध्ययन हम करते हैं तो वहाँ इनसे संबंधित जो प्रश्न है उसमें सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, रॉबर्ट ब्रूस फूट का कार्यक्षेत्र, ये पूछा जा सकता है। अब रॉबर्ट ब्रूस फूट जो है, इसका कार्यक्षेत्र क्या होना चाहिए, तो आप इसे पुरातत्वविद के रूप में पहचान कर सकते हैं। एक महान पुरातत्वविद हम कह सकते हैं। भारत के जो प्रारंभिक पुरातत्वविद थे उनमें रॉबर्ट ब्रूस फूट का नाम आता है। रॉबर्ट ब्रूस फूट को हम सम्मिलित कर सकते हैं। यहाँ हम कह सकते हैं कि भारत में जो पुरातात्विक गतिविधियाँ हैं उन पुरातात्विक गतिविधियों में रॉबर्ट ब्रूस फूट का नाम अत्यंत सम्मानित नाम है। 1863 में 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने मद्रास के निकट जो पल्लवरम नाम का जो स्थान है, उस पल्लवरम नामक स्थान से इन्होंने जो पुरातात्विक साक्ष्य है, और वो पुरातात्विक साक्ष्य हैंड एक्स, हस्त कुठार नाम का उपकरण की खोज उनके द्वारा की गई थी। और ये जो मद्रास संस्कृति है या एशुलियन संस्कृति जो है, उसके खोजकर्ता हम इन्हें मानते हैं। भारत में हैंडेक्स कल्चर या हस्त कुठार जो है, ये मद्रास, उत्तरी मद्रास क्षेत्र से प्राप्त हुए थे। रॉबर्ट ब्रूस फूट ये एक इस तरह के विद्वान हुए हैं जिनके संदर्भ में हम कह सकते हैं कि भाई ये जियोलॉजिकल सर्वे से संबंधित जो है एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे या ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक थे ये। तो ये एक प्रश्न बन सकता है आपसे। दूसरी बात हम लोग यहाँ पर देखें कि हमारे यहाँ किस स्थान पर, यानी मध्य प्रदेश में किस स्थान पर आदि मानव की गतिविधियों के चित्रात्मक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चित्रात्मक साक्ष्य, मध्य प्रदेश में कई ऐसे स्थल हैं जहां से आप चित्रात्मक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं हमें, पर सबसे मुख्य रूप से सबसे पुराने जो चित्रात्मक साक्ष्य हैं वो मिलते हैं भीमबेटका से। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के भीमबेटका से हमें ये प्रमाण प्राप्त होते हैं। रायसेन जिले का जो भीमबेटका है, वहां भीमबेटका से हमें शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, और इन शैलाश्रयों को हम लोग रख सकते हैं मध्य पुरापाषाण काल में। मैं क्या बता रहा हूं आपसे, मध्य पुरापाषाण काल में। मध्य पुरापाषाण काल है पुरापाषाण काल, और उस पुरापाषाण काल में मध्य पुरापाषाण काल बता सकते हैं। और उस युग में जो शैलाश्रय थे, उन शैलाश्रयों की भीतरी दीवारों पर और बाहरी दीवारों पर उम्दा शैलचित्र आपको देखने को मिलेंगे। लाल, पीले, नीले, इस तरह के रंगों का बड़ा सुंदर प्रयोग किया गया है इसके अंतर्गत। हमारा तीसरा प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार के किस विभाग या मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। यहाँ हमें देखना है कि इस तरह के प्रश्न भी एमपीपीएससी द्वारा पूछ लिए जाते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ हम इसका उत्तर बता सकते हैं, भारत सरकार का जो संस्कृति मंत्रालय है उसके अधीन आता है हमारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। और हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो संस्था है ये पूरी तरह से संस्कृति विभाग के अंतर्गत कार्य करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। एमपीपीएससी में ये प्रश्न भी पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर आपको पता है, और ये उत्तर है भोपाल। भोपाल जो है, यहाँ पर राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थापित किया गया है। और आप बता सकते हैं कि इस राष्ट्रीय मानव संग्रहालय को आप जो है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय के नाम से भी जानते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के रूप में भी इसे जाना जाता है भोपाल में। ठीक है, और भारत सरकार का जो संस्कृति विभाग है उसके अंतर्गत है। एक प्रश्न ऐसा भी बन जाता है कि भाई हमारे यहाँ राष्ट्रीय मानव संग्रहालय क्या स्वायत्त शासी संगठन है, इस तरह का प्रश्न भी आ जाता है। और दूसरा जो है, ये किस विभाग के अंतर्गत आता है।
किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, क्या मध्य प्रदेश के विभाग के अंतर्गत आएगा या भारत सरकार के? तो हम कहेंगे संस्कृति जो मंत्रालय है, संस्कृति जो विभाग है, उसके अंतर्गत हम लोग इस म्यूजियम को रख सकते हैं। इसके बाद आप बताएंगे कि भारत में प्रारंभिक मानव की गतिविधियों के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न जो है गतिविधियों की बात कर रहा है। वो गतिविधियां यानी वही शैल चित्र वगैरह हो सकते हैं, है ना, या हम कहें पशुपालन हो सकता है। तो हमारे यहाँ भारत में मानव की जो गतिविधियां हैं, प्रारंभिक गतिविधियां हैं, या हम कहें आदि मानव की गतिविधियां हैं, इसके प्रारंभिक साक्ष्य नर्मदा घाटी क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। सबसे पुराने साक्ष्य नर्मदा घाटी से प्राप्त होते हैं। यहां आप बता सकते हैं कि मानव जो है अपने आरंभिक समय में जब नदी घाटी क्षेत्रों में विचरण करता था, नदी घाटी, नदियों के किनारे जब उसके द्वारा विचरण किया जाता था, तो उस समय जो है हमको ये प्रमाण मिलते हैं। और आदि मानव जो है इसके आरंभिक गतिविधियां जो हैं ये पश्चिमी नर्मदा घाटी क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। पश्चिमी नर्मदा घाटी का आशय यहां पर हम लोग जबलपुर के पश्चिम की तरफ से देखते हैं और यहां से हमें होशंगाबाद क्षेत्र में विशेषकर जो है हमारे यहाँ आदमगढ़ है, हथनौरा है, भीमबेटका है, इन क्षेत्रों से हमें इस तरह की प्रागैतिहासिक कालीन गतिविधियों के प्रमाण प्राप्त हो जाते हैं। फिर आप बताइएगा अगला प्रश्न, पूरा पाषाण कालीन स्थल हथनौरा कहाँ है? देखिए ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हथनौरा हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और हम यहां पर देख सकते हैं कि यह स्थल जो है मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है, कहां पर स्थित है? तो आप बताएंगे सीहोर जिले में स्थित है। सीहोर जिले में इसके प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। और आप बता सकते हैं कि यहां पर जो है सीहोर जिले में स्थित इस स्थल की खोज मिस्टर अरुण सोनकिया के द्वारा की गई थी और अरुण सोनकिया के द्वारा ढूंढा गया यह जो स्थल है, यहां से हमें मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिलते हैं। यानी हम यूं कह सकते हैं कि जो नर्मदा मानव है उसके प्रमाण यहां से प्राप्त होते हैं। मानव खोपड़ी जो ह्यूमन स्कल जो है उसके साक्ष्य हमें यहां से प्राप्त होते हैं और हम लोग कहीं ना कहीं जो होमो इरेक्ट्स जो मानव था उसके प्रमाण हम लोग को यहां से मिलते हैं। जैसे कई जगह मिलता है कि भाई 1,30,000 वर्ष पुराने प्रमाण यहां से प्राप्त हो जा रहे हैं। तो ऐसे जानकारी हमें मिलती हथनौरा से, मानव कपाल हमें प्राप्त हुआ है। फिर हम लोग देखें नर्मदा मानव नाम के या नर्मदा मानव नाम से प्रसिद्ध जो मानव खोपड़ी के साक्ष्य किस पूरा पाषाण कालीन स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो यहां हम लोग देखें कि क्वेश्चन उसी प्रकार का दिखाई दे रहा है, पर वो मैंने आपको व्याख्या में बताया था कि यहां हम लोग कह सकते हैं कि हथनौरा नाम का जो स्थान है नर्मदा घाटी क्षेत्र में, वहां से हमको मानव खोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मैंने अभी आपसे बताया था होमो इरेक्ट्स जो है इससे संबंधित मानव के साक्ष्य मिलते हैं। यहां देखिए ये जो हथनौरा है एक पूरा पाषाण कालीन स्थल है ये, और मिस्टर अरुण सोनकिया ने इसकी खोज की थी। हथनौरा कहाँ स्थित है? देखो अलग अलग प्रश्न बन रहे हैं। हथनौरा सीहोर जिले में स्थित है। फिर यहां से क्या मिला है? यहां से मानव खोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिसे इतिहासकार क्या नाम देते हैं? नर्मदा मानव की संज्ञा देते हैं। इस तरह से एक प्रश्न से आपको कई प्रकार के प्रश्न बनते हुए दिखाई देंगे। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है? देखिए भीमबेटका अभी हमने देखा था इसके संदर्भ में कि भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है, किस लिए इसकी प्रसिद्धि हमें नजर आती है। तो हम कहते हैं भीमबेटका एक प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है। ये प्री हिस्टोरिकल या प्री हिस्टोरियन मतलब प्लेस है। ये धार्मिक स्थल नहीं हो सकता, मध्यकालीन ऐतिहासिक स्थल नहीं बोल सकते क्योंकि मेडाइवल पीरियड नहीं है ना। यहां हम कहेंगे वो एक प्री हिस्टोरिक प्लेस है वो, ठीक है। और यहां हम उसको बिठा के रख सकते हैं कि
पैलियोलिथिक एज से जोड़ सकते हैं हम लोग भीमबेटका को। फिर हम यहाँ पर देखें, भीमबेटका एक प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल है। यह अपने शैलाश्रयों के लिए, शैलाश्रय जिनकी भीतरी दीवार और बाहरी दीवार पर किए गए शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। मिस्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने 1957-58 में इस स्थल की खोज की थी। भीमबेटका कहाँ स्थित है? रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका के बारे में और विशेष क्या है तो आप बताएंगे 2003 में यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर सूची में, आप बता सकते हैं इसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसको शामिल किया है 2003 में। ये प्रश्न भी आ जाता है भीमबेटका के संदर्भ में। ये सारे जो व्याख्या से जुड़े हुए जितने भी वाक्य हैं ये अपने आप में अलग अलग प्रश्न के रूप में आपसे पूछ लिए जाते हैं। फिर आप बताइएगा अगला प्रश्न, भीमबेटका की गुफाओं के खोजकर्ता कौन थे? ये प्रश्न आता है कि इनकी खोज किसके द्वारा की गई थी। अभी हमने व्याख्या में पढ़ा था इसे, विष्णु श्रीधर वाकणकर, मिस्टर वीएस वाकणकर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। मध्य प्रदेश के एक बहुत ही जबरदस्त पुरातत्वविद। भीमबेटका एक प्रमुख प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है। फिर से हम वही प्रश्न देखते हैं, यहाँ कई प्रश्न बना सकते हैं हम लोग। यह अपने शैलाश्रयों के लिए जाना जाता है, उन शैलाश्रयों पर किए गए शैल चित्रों के लिए जाना जाता है। इसके खोजकर्ता विष्णु श्रीधर वाकणकर साहब हैं, जो एक मध्य प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्वविदों में से एक हैं, ठीक है, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ भीमबेटका ही नहीं, कायथा नामक क्षेत्र को भी जो है उन्होंने खोजा है। इसके अलावा आप बता सकते हैं कसरावद में जो स्तूप मिले हैं उनकी खोजों में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो वाकणकर साहब के बारे में ये प्रश्न पूछा गया था। ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम देखें भीमबेटका को किस वर्ष यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। अभी हमने व्याख्या में देखा था कि इसका उत्तर है 2003 है। 2003 में यूनेस्को के द्वारा इसको अपनी विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज की जो लिस्ट है उसमें इसको शामिल किया गया था। ये प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है। भीमबेटका एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है, वही चीज है ना। एक प्रश्न ऐसा भी बनेगा, दूसरा प्रश्न अपने शैलाश्रयों या शैल चित्रों के लिए जाना जाता है। वीएस वाकणकर ने इसकी खोज की, रायसेन जिले में है ये, और 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया है। इस तरह के प्रश्न भी हमसे पूछे जा सकते हैं यहां पर भीमबेटका के बारे में, ठीक है। इतने सारे प्रश्न बन जाते हैं इस संदर्भ में। अगला प्रश्न हम देखें कि रुनीजा नाम का जो प्रागैतिहासिक स्थल है, अब हम लोग यहां पर देख रहे हैं चंबल नदी घाटी क्षेत्र, चंबल और उसकी सहायक नदियों का जो क्षेत्र है वहां पर कौन कौन से स्थल हमें प्राप्त हुए हैं। तो उज्जैन में हमको कई स्थल प्राप्त होते हैं। तो उज्जैन जिले में रुनीजा का नाम आता है, जो एक प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल के रूप में आप इसकी पहचान कर सकते हैं, प्रागैतिहासिक स्थल की पहचान कर सकते हैं। ये एक प्रागैतिहासिक स्थल है और आप बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है। और आपको यहां से जो है हस्तकुठार जैसे प्रमाण प्राप्त होते हैं। पुराने हस्तकुठार नहीं हैं, ये मध्यपाषाण युग के बाद के हस्तकुठार आपको प्राप्त होते हैं। चौपर जैसे उपकरण आपको यहां से प्राप्त होते हैं। और सबसे अच्छी बात है ताम्र प्रस्तर युगीन प्रमाण भी हमको इस क्षेत्र से प्राप्त हो जाते हैं। अब यहां हम लोग देखें अगला प्रश्न किस प्रकार का बन सकता है। तो यहां पर आप बता सकते हैं भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं। तो यहां हम लोग कह सकते हैं कि भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहां से मिले हैं, हमें प्राप्त होते हैं कहां से, आदमगढ़ से प्राप्त होते हैं। आदमगढ़, ये प्रश्न हमें रटा हुआ हो जाना चाहिए, याद होना चाहिए कि आदमगढ़ वह स्थल है जहां से हमें पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब उसने कहा कि भाई और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो हम कह सकते हैं पशुपालन का प्रारंभ कहां से होता है। तो हम कहेंगे मध्य पाषाण काल से होता है। मध्य पाषाण काल लगभग हम लोग बता सकते हैं कि जो आपका 25,000 जो आप
इसको रखें आप 40 लाख से जो 10 लाख ईसा पूर्व के मध्य का जो समय आता है, तो उसके बीचों बीच वहां से लेकर 25,000 ईसा पूर्व तक हमको कई प्रमाण मिलेंगे। तो पशुपालन का मध्य पाषाण कालीन संबंध हमको देखने को मिलता है। और जो डॉगी है वो पहला पशु था जिसे मानव ने पालतू बनाया था। तो आपको जब मध्य पाषाण कालीन गुफाएं आपको देखने को मिलती है ना, भीमबेटका की गुफाएं वगैरह आप देखिएगा, तो वहां पर आपको मानव के साथ वहां कुत्ते के चित्र वगैरह भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जो बैठा हुआ है उनके साथ में, ये प्रमाण मिलते हैं। तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से आपको आदमगढ़ नामक स्थान से पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य, पुराने साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और आदमगढ़ से प्राप्त ये साक्ष्य मध्य पाषाण कालीन है। अब ये प्रश्न भी आ सकता है, जैसे भारतीय इतिहास से जोड़कर आपसे पूछा जा सकता है कि आदमगढ़ के समकालीन एक और स्थल है जो राजस्थान में कोठारी नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है, बागौर। बागौर से भी हमें पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि या तो बागौर और आदमगढ़, बागौर और आदमगढ़ से हमें एक समान यानी मध्य पाषाण युग के पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। सबसे प्राचीन साक्ष्य बागौर और आदमगढ़ दोनों क्षेत्र से प्राप्त होते हैं, ये जानकारी होना चाहिए हमें। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, भारतीय उपमहाद्वीप में स्थायी कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? स्थायी कृषि, जो हम कह सकते हैं कि हमारे यहां भारत में मानव ने जो है व्यवस्थित रूप से कृषि करना कहां से प्राप्त हुआ, कहां से करना शुरू किया था, वो स्थल कौन सा था जहां से हमें मानव के द्वारा जो है बाकायदा जो है जंगलों को काटकर खेती किए जाने के प्रमाण प्राप्त होते हैं? तो उसका उत्तर इन विकल्पों में, यहां जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें आप मेहरगढ़ बताएंगे। मेहरगढ़ का संबंध आता है इसमें, मेहरगढ़ से साक्ष्य मिलते हैं हमको। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप, मेहरगढ़ आता है। और यहां पर एक बात और ध्यान रखना है कि मेहरगढ़ कहां पर है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत क्षेत्र में है। ठीक है, दूसरा प्रश्न आप बता सकते हैं, मेहरगढ़ जो है यहां से हमें जो है कृषि के प्रमाण कौन से युग के मिलते हैं? तो नवपाषाणिक स्थल के रूप में मिलते हैं, यानी नवपाषाण काल में कृषि के प्रमाण मिलते हैं। देखिए, मेहरगढ़ से सिंधु घाटी की सभ्यता के कृषि के प्रमाण भी मिलेंगे, पर यहां जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो नवपाषाणिक स्थल के रूप में मिलते हैं कि मेहरगढ़ में नवपाषाण काल लगभग 7000 ईसा पूर्व में स्थायी कृषि किए जाने के प्रमाण हमको यहां से प्राप्त होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न बनते हैं। और भी चीज हमें ध्यान में रखना है, अगर हम देखें मेहरगढ़ के अलावा यूपी का एक स्थल आता है, लहुरा देव नाम का स्थल आता है। लहुरा देव, ये यहां से भी हमको जो है प्रागैतिहासिक स्थल है ये, वहां से भी हमको 10,000 ईसा पूर्व में कृषि किए जाने के प्रमाण प्राप्त होते हैं। यानी हम देखें मेहरगढ़ से भी पुराना स्थल है लहुरा देव, जहां कृषि किए जाने के प्रमाण मिलते हैं, और ये 10,000 ईसा पूर्व का है। 7,000 ईसा पूर्व मेहरगढ़ और 10,000 ईसा पूर्व लहुरा देव। तो अगर हमारे प्रश्न में लहुरा देव और मेहरगढ़ दोनों साथ में हो तो लहुरा देव को हमको टिक लगाना पड़ेगा, वहां पर हमको उत्तर लहुरा देव मानना पड़ेगा। और लहुरा देव नहीं है तो फिर निसंदेह आप मेहरगढ़ को जो है उसका उत्तर बता सकते हैं। प्रागैतिहासिक कालीन स्थल डांगवाला कहां स्थित है, यह अगला प्रश्न है हमारा। डांगवाला, यहां हमें कई प्रकार के जो है स्थलों को हमने चिन्हित किया है। डांगवाला में अलग अलग लेयर से अलग अलग प्रकार के साक्ष्य यहां से देखने को मिलते हैं। तो डांगवाला के बारे में पहला प्रश्न यह आता है कि ये कहां स्थित है? तो हम कहेंगे ये उज्जैन में स्थित है। ये उज्जैन में डांगवाला नाम के पुरातात्विक स्थल की अवस्थिति आपको देखने को मिलेगी। उज्जैन से करीब 32 किलोमीटर की दूरी पर आपको ये स्थल मिलेगा।
इसके बारे में एक प्रश्न यह भी आ सकता है कि इसकी खोजकर्ता कौन है। तो विक्रम विश्वविद्यालय के जो रिसर्च स्कॉलर हैं उनके द्वारा और आर्कियोलॉजी जो डिपार्टमेंट है पुरातत्व विभाग के द्वारा 1979 से उत्खनन का कार्य शुरू किया गया है। 1979 से इसका उत्खनन शुरू किया गया है। और सबसे बड़ी बात, हम यहाँ विशेषता भी अगर हम देखें तो यहां से हमको प्रागैतिहासिक युग के अलग अलग चरणों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। और प्रागैतिहासिक युग से लेकर ताम्रप्रस्तर युग और ताम्रप्रस्तर युग के बाद में हम लोहयुगीन संस्कृति के बाद हम जैसे देखते हैं मौर्यकालीन है, मौर्यकालीन गुप्तकालीन है और गुप्त काल के बाद राजपूत काल में परमार कालीन है, यहां तक के प्रमाण आपको यहां से प्राप्त होते हैं। तो ये बहुत ही उपयोगी ऐसा स्थल है जहां प्राचीन भारत के अलग अलग कालखंडों से संबंधित कई प्रकार के अवशेष आपको देखने को मिलते हैं, डांग वाला। ठीक है, और आप बता सकते कि यहां पर हमको ज्वार, जौ और गेहूं के जले हुए साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा हमको नीलगाय और हिरण की जली हुई हड्डियां भी प्राप्त होती हैं। और आज हमारे इसी क्षेत्र में अगर हम देखें तो बड़ी मुश्किल से हिरण देखने को मिलेंगे और बड़ी मुश्किल से नीलगाय आपको देखने को मिलेगी उज्जैन के उत्तरी भाग की तरफ अगर हम जाएं तो। फिर हम चलते हैं, अगला प्रश्न है कि कायथा नाम का प्रागैतिहासिक स्थल। कायथा, कायथा का नाम पुरातात्विक स्थलों में अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यहां उत्तर हमें देना है उज्जैन। कायथा को हम उज्जैन से जोड़ते हैं और आप जानते हैं कायथा का प्राचीन नाम कापित्थ रहा है। कापित्थ, कापित्थ नाम रहा है। और ये कापित्थ नाम का जो स्थान है ये आचार्य वराह मिहिर की जन्म स्थली रहा है और उन्हीं की कर्म भूमि रहा है कापित्थ। और आप बता सकते हैं कि उज्जैन से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। मिस्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने इसकी खोज 1965-66 में की थी। और आपसे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछा जा सकता है, ये छोटी काली सिंध नदी के किनारे स्थित है यह क्षेत्र। और इस क्षेत्र के बारे में हम बता सकते हैं कि 1800 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के मध्य के लगभग 6 लेयर मिली है। यानी जो अलग अलग लेयर मिलती है नीचे, यानी सबसे ऊपर हम खुदाई जब करते हैं तो पहली काट लगती है, पहली लेयर आएगी, फिर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, तो ऐसे हमको 6 लेयर मिली है। और 6 लेयर जो मिली है तो उसमें एक लेयर से ताम्रप्रस्तर युग के प्रमाण मिलते हैं। आहड़ बनास, आहड़ बनास तुल्य स्तर के प्रमाण मिलते हैं। आहड़ बनास ये आहड़ गिलुंड संस्कृति है राजस्थान की। हड़प्पा तुल्य स्तर भी मिल जाते हैं। देखो, हड़प्पा संस्कृति के प्रमाण हमारे मध्य प्रदेश में नहीं मिलते, पर हड़प्पा तुल्य संस्कृति का एक स्तर हमको कहाँ मिलता है? कायथा में मिल जाता है। ठीक है, मौर्य युगीन स्तर मिल जाता है हमें, गुप्त युगीन स्तर मिल जाता है, राजपूत युगीन स्तर, ये सब अलग अलग लेयर हमको देखने को मिलती है यहां पर। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं कि आवरा। आवरा, इसके बारे में भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। आवरा कहां पर स्थित है? तो आवरा हमारे मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में मंदसौर जिले में स्थित है। मंदसौर का एक महत्वपूर्ण स्थल है आवरा। और इसके बारे में हम देख सकते हैं मंदसौर जिले में चंदवासा के नजदीक आपको ये क्षेत्र मिलेगा। और 1960-61 में इसकी खोज की गई थी। और डॉक्टर त्रिवेदी नाम के जो पुरातत्वविद हैं वो इसके खोज करता है। और यहाँ जो साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं पूरा पाषाण युग से, यानी हम कह सकते हैं पैलियोलिथिक एज से उठाकर हम ताम्र प्रस्तर युग तक चले आए, कैल्कोलिथिक एज तक चले आए, तो वहां तक के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। इसके अलावा यहां पर आपको मुस्लिम और मराठा युग के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। तो आधुनिक समय तक के साक्ष्य आपको यहां से मिलते चले जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, इंद्रगढ़ नाम का प्रागैतिहासिक स्थल कहां पर स्थित है? तो निस्संदेह इंद्रगढ़ का नाम हम लोग जोड़ते हैं कहीं ना कहीं
मध्य प्रदेश में राष्ट्रकूटों के प्रभाव से इसको जोड़ते हैं। तो इसका उत्तर है वही मध्य प्रदेश के पश्चिमी खंड में मंदसौर जो है, वहां से इंद्रगढ़ नाम का स्थल प्राप्त होता है। और मंदसौर में स्थित जो इंद्रगढ़ है, इसकी खोजकर्ता विष्णु श्रीधर वाकणकर रहे हैं। और आप इसका साक्ष्य जब बताएंगे तो आप बताएंगे राष्ट्रकूट राजा जो नल्लवर हैं, तो राष्ट्रकूट राजा नल्लवर ने यहां एक भव्य शिव मंदिर बनवाया था। और उस शिव मंदिर को हम लोग खुदाई के उपरांत देवालय खंड मानते हैं। और दूसरा खंड जो मिला है, बस्ती खंड मिला है। ठीक है, तो देवालय खंड जो होता है, वहां से हमको भगवान शिव है, नंदी बैल हैं, पार्वती हैं, विष्णु हैं, इस तरह की प्रतिमाएं हमको उस खंड से प्राप्त होती हैं। और उसके बाद में जब हम देखते हैं जो बस्ती खंड है या बस्ती क्षेत्र जो है, वहां मुस्लिम कालीन बस्ती के प्रमाण मिलते हैं। और वहां से हमको नरकंकाल प्राप्त हो जाता है, ये अवशेष मिलते हैं वहां से। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न आता है, एरण या एरिकिन। ये हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एरण या एरिकिन। एरिकिन शब्द जब भी आएगा, समुद्रगुप्त का भान हो जाता है हमें, क्योंकि यह उसकी नगरी रही है ये। तो एरण या एरिकिन नाम का प्रागैतिहासिक स्थल कहां पर स्थित है, तो हम ये देखते हैं यह स्थल जो है हमारे उस क्षेत्र में आएगा, जो क्षेत्र जो है जिसका कि एक बड़ा भाग बुंदेलखंड में आता है, एक भाग मालवा के पठार में आता है, एक भाग रीवा पन्ना के पठार में आता है। और वो जिला है सागर जिला आ जाता है, वो सागर जिला। और सागर जिले का जो एरण है, इसका अपना एक विशेष महत्व है। सागर से 47 किलोमीटर की दूरी पर आपको एरण मिलेगा। और सागर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एक जबरदस्त इतिहासकार मिस्टर के.डी. वाजपेयी के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। 1960-61 में यह उत्खनन कार्य किया गया था। यहां पर भी हमको खुदाई के दौरान अलग अलग स्तर प्राप्त हुए हैं। और इन स्तरों को हम लोग रख सकते हैं। सबसे पहला, सबसे पुराना स्तर अगर हम देखेंगे, ताम्र प्रस्तर स्तर आता है, चैल्कोलिथिक स्तर आ जाता है। सबसे पुराना है ताम्र प्रस्तर स्तर है। फिर मौर्य युगीन है, गुप्तकालीन है, राजपूत कालीन है। और यहां से चलते चलते मुस्लिम कालीन प्रमाण भी हमको यहां पर देखने को मिल जाते हैं, है ना। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम जो है इसको समुद्रगुप्त के समय इसकी पहचान स्वभोग नगर के रूप में भी किया करते थे। और एरण अभिलेख से रिलेटेड जो दो प्रश्न आए हैं कि एरण को एरिकिन नाम से समुद्रगुप्त के समय जाना जाता था, और यहां 510 ईस्वी का एरण अभिलेख भी हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, भानुगुप्त जो था, मालवा के जो शासक हैं भानुगुप्त, तो उनका जो सामंत था भोजराज या गोपराज, वह तोरमाण के विरुद्ध संघर्ष करता हुआ मारा गया था। और उसकी पत्नी जो है उसके द्वारा सती हो जाने का प्रमाण मिलता है। तो ऐतिहासिक पहला प्रमाण सती होने का एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें कसरावत। हमारे खरगोन जिले का एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है कसरावत, जो काफी पुराना पुरातात्विक स्थल है। तो कहां पर स्थित है? खरगोन जिले में स्थित है कसरावत। और कसरावत जो है, इसके बारे में हम कहें कि खरगोन जिले में कसरावत नाम का स्थल है। और इसका जो प्रथम उत्खनन है, यह उत्खनन कार्य वैसे तो 1933 से जो है प्रस्तावित हो गया था, और 1938 में जो है इसका पहला उत्खनन कार्य किया गया था। वर्तमान संदर्भ में हम लोग इसका श्रेय विष्णु वाकणकर जी को देते हैं, जिन्होंने यहाँ पर की कई प्रकार के स्तूपों को खोजा है। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ से किस प्रकार के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। तो मौर्य काल से लेकर मौर्योत्तर काल तक के, यहाँ तक कि मराठा युगीन यानी होलकरों के समय के भी प्रमाण हमको यहाँ से मिलते हैं। सिंधिया के प्रमाण भी हमको यहाँ से मिल जाते हैं। और हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर हमको जो है अशोक के स्तूपों के ढेर देखने को मिलते हैं। ऐसे आपको अलग अलग ढेर मिलेंगे
जो कसरावत का जो ईटा बर्डी जो क्षेत्र आता है ना, तो कसरावत का ईटा बर्डी क्षेत्र में अशोक के स्तूपों के ढेर आपको देखने को मिलेंगे और 11वीं शताब्दी की जैन धर्म की प्रतिमाएं भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है, कसरावत वाला जो क्षेत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भीमबेटका स्थित है। ये प्रश्न देखिए, ये नहीं सोचना है हमको कि बार बार ये प्रश्न आ रहा है, पर अलग अलग स्वरूप में आ रहा है। अलग अलग स्वरूप में ये प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं जो पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं, उस तरह के प्रश्न हैं। तो भीमबेटका जो है रायसेन जिले में स्थित है ये। ठीक है, इसके बारे में और कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं? भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक प्रागैतिहासिक स्थल है। प्रागैतिहासिक स्थल है तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि पूरा पाषाण काल का जो मध्य भाग था वहां से हमें शैल चित्र मिलने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद में हम लोग कह सकते हैं कि मध्य पाषाण युग के भी प्रमाण आपको यहां से देखने को मिलते हैं। तो भीमबेटका भोपाल से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये अपने शैल चित्र हैं उसके लिए जाना जाता है, शैलाश्रय के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न आता है, आदमगढ़ नाम का प्रागैतिहासिक स्थल कहां पर है? तो यहां पर जिले की बात जब आती है तो हम होशंगाबाद जिला कहते हैं। होशंगाबाद जिले में स्थित है ये और आप बता सकते हैं कि नर्मदा घाटी क्षेत्र में स्थित है आदमगढ़। ये सबसे बड़ी पहचान है इसकी, नर्मदा घाटी क्षेत्र। होशंगाबाद जिला है पर नर्मदा घाटी क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है आदमगढ़। इसके खोजकर्ता थे मिस्टर जोशी एंड खरे, है ना। तो जोशी साहब और खरे साहब ने 1960-61 में इसका उत्खनन कार्य शुरू किया था। यहाँ से हमें क्या मिलता है? तो यहाँ से भी हमको शैलाश्रय मिलते हैं, शैलचित्र मिलते हैं, पर ये शैलाश्रय या ये शैलचित्र ये मध्य पाषाण युगीन है। भीमबेटका के पूरा पाषाण युगीन थे और ये हैं मध्य पाषाण युगीन। भीमबेटका के शैलचित्र अधिक पुराने हैं। ठीक है, और दूसरी बात, यहां से हमें पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मिलते हैं। भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य यहां से देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम देखें कि भारत में अगला प्रश्न जो है, पशुपालन किए जाने के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं, किस काल से संबंधित हैं, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पशुपालन, भारत में पशुपालन किस काल से शुरू किया गया था। तो आप यहां पर बता सकते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जो है, प्रोटो हिस्टोरिक तो आ ही नहीं सकता, हिस्टोरिक भी नहीं आएगा, आएगा प्री हिस्टोरिक एज आएगा। और यहां हम लोग कह सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग पूरा पाषाण काल को, मध्य पाषाण काल को, नवपाषाण काल को हम रखते हैं इसमें। और यहाँ मध्य पाषाण काल जो है, यहाँ से हमें पशुपालन का प्रारंभ देखने को मिलता है। और आप बताएंगे मध्य प्रदेश का आदमगढ़ हो या राजस्थान का कोठारी नदी घाटी क्षेत्र में बागौर नाम का क्षेत्र हो, वहां से हमें पशुपालन के प्रमाण प्राप्त होते हैं। और इसी से रिलेटेड एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कुत्ता पहला पशु था जिसे आदिमानव ने पालतू बनाया था। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न आता है, भारत में पशुपालन किए जाने के प्राचीनतम प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, है ना। अभी हम लोग को ऐसा लगता है कि भाई ये रिपीट हो रहा है, पर बाकी ऐसा नहीं, वो व्याख्या में हम लोग देख रहे हैं उसको कि इस तरह के प्रश्न भी बन सकते हैं। तो ये जो प्रश्न है यहां हम लोग देखेंगे, इसका उत्तर आदमगढ़ है, जिसके बारे में अभी हमने देखा था कि मध्य पाषाण काल जो है यहां से पशुपालन शुरू होता है। और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में जो स्थित आदमगढ़ है वहां से हमें मध्य पाषाण युग के पशुपालन के प्रमाण प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा आप कि राजस्थान के बागौर जो है वहां से भी हमें मध्य पाषाण युगीन पशुपालन के प्रमाण प्राप्त होते हैं। और वही प्रश्न एक बार और देख सकते हैं हम कि कुत्ता पहला पशु था जिसे पालतू बनाया गया था।